वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये होगा 166। और जहाँ तक कल साइंस का जो टेस्ट था, जहाँ तक हो गया था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। 30 प्रश्न तक हो गया था, 50 प्रश्न थे उसमें, तो इसमें 31 से लेकर हम 50 क्वेश्चन तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30वां क्वेश्चन ये था, CFL और ट्यूबलाइट के टूटने पर विषैला प्रभाव पड़ता है जिसमें वाष्प भरी होती है। किसकी वाष्प? ठीक है, पारे यानी मरकरी की वाष्प होती है और अक्रिय गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बी है इसका आंसर। तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें स्टील या लोहे को जंग से बचाने के लिए यानी रस्ट से बचाने के लिए उस पर पिघले हुए जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। जस्ता लोहे की तुलना में अधिक सक्रिय धातु है, अतः स्वयं संक्षारित होकर लोहे की रक्षा करता है। जिंक। नंबर 32 पर आ जाइए। बायोगैस और CNG का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? बायोगैस और CNG का मुख्य घटक है मीथेन। ठीक है, CH4, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। एक और चीज़, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो बायोगैस यानी गोबर गैस और प्राकृतिक गैस यानी CNG दोनों का प्राथमिक जो घटक है मीथेन है यानी CH4। बायोगैस में लगभग 55 से 75% और CNG में 80 से 90% तक मीथेन होती है, जो कि एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। नंबर 33 पर आ जाइए। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O, ये होता है। तो बी है इसका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O इंटू हाफ H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट कहा जाता है। इसे कभी कभी CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O भी लिखा जाता है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको बनाने के लिए जिप्सम को लगभग 373 केल्विन यानी 100 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे जल के अणु अलग हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? जिप्सम को गर्म करके। जो नॉन स्टिक पैन होते हैं, नॉन स्टिक पैन रसोई के बर्तनों पर किस पदार्थ की कोटिंग की जाती है ताकि खाना उस पर ना चिपके? लेकिन ये जो कोटिंग है, ये जो पदार्थ है, वो शरीर के लिए हानिकारक है, कार्सिनोजेनिक है। टेफ्लॉन होता है ये। ठीक है, पॉली ट्रेट्रा फ्लोरोएथिलीन, PTFE, डी है इसका आंसर। टेफ्लॉन यानी पॉली ट्रेट्रा फ्लोरोएथिलीन PTFE एक ऐसा बहुलक है जिस पर तेल और पानी नहीं चिपकते। इसका घर्षण गुणांक बहुत कम होता है और यह उच्च ताप सहन कर सकता है, इसलिए नॉन स्टिक की बर्तनों पर चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी है वो है जीव विज्ञान और स्वास्थ्य यानी बायोलॉजी और हेल्थ के प्रश्न चलेंगे, जितने भी हैं 15। मानव शरीर का कौन सा भाग थर्मोस्टेट की तरह कार्य करते हुए शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? कितना होता है टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने वाला है हाइपोथैलेमस, बी है इसका आंसर। मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। जब शरीर गर्म होता है तो यह पसीना बहाने का संकेत देता है और ठंड लगने पर कपकपी उत्पन्न करके ऊष्मा पैदा करता है। नंबर 36। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और रक्त बहना बंद ना हो तो शरीर में किस विटामिन की कमी हो सकती है? विटामिन के। देखिए, विटामिन के जो है वो लिवर में प्रोथम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का बनाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से थक्का जमने में देरी होती है।
ठीक है। तो थक्का कैसे बन रहा है, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? प्रोथम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण की। कैसे होगा उसका निर्माण? जब लिवर में विटामिन के की मात्रा होगी। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फाइलोक्विन, ठीक है, फाइलोक्विनोन है। ये हर विटामिन के जो रासायनिक नाम है याद रखिएगा, पूछ लेते हैं या मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। यह मुख्य रूप से मिलेगा कैसे विटामिन के प्राप्त करने के लिए? हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना पड़ेगा, जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकली हो गई। वनस्पति तेल और आंतों के अच्छे बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त होता है। नंबर 37 पर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे जो ऑक्सीजन यानी O2 वातावरण में छोड़ते हैं वो किस अणु के टूटने से प्राप्त होती है? वो जल के अणु के टूटने से प्राप्त होती है, H2O। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश निर्भर अभिक्रिया है यानी लाइट रिएक्शन के दौरान सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा द्वारा जल के अणुओं का अपघटन यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और जल के टूटने से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, जिनमें से ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकलती है। मधुमेह या डायबिटीज मिलिटस रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव या असंतुलन के कारण होता है? ये होता है इंसुलिन के। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। और इंसुलिन का स्राव कौन सी कोशिका से होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अग्नाशय यानी पेनक्रियास की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स, कौन सी कोशिकाएं हैं अग्नाशय में? बीटा कोशिकाएं, ठीक है। अल्फा से निकलेगा ग्लूकेगॉन और बीटा से निकलेगा इंसुलिन। और एक और होती है गामा, गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये बीटा वाला ही इंसुलिन। इंसुलिन में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं में अवशोषित कराने और ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। इंसुलिन रक्त में जो मौजूद ग्लूकोज है उसको कोशिकाओं में अवशोषित कराने और ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है। और भारत की बहुत अधिक आबादी का खराब है ये इंसुलिन स्तर और डायबिटीज से ग्रसित है वो लोग। नंबर 39 पर आ जाइए। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने वाला ऊतक यानी टिश्यू कौन सा है? जल और खनिज लवणों के लिए जाइलम है, ठीक है। और भोजन के लिए है फ्लोएम, बी है इसका आंसर। जाइलम पौधों में संवहन ऊतक है जो जल और उसमें घुले खनिजों को नीचे यानी जड़ों से ऊपर की ओर एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल रूप ले लेता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है जो पित्त यानी बाइल का निर्माण करती है? वो लीवर ही है, सी है इसका आंसर। देखिए यकृत यानी लिवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार है लगभग 1.5 किलो। यह पित्तरस यानी वाइल जूस का निर्माण करता है जो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में संचित होता है। जो का मतलब क्या है यहाँ पर? वाइल जूस, ठीक है। और वसा के इमल्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट को अनियमित होने पर सामान्य गति में लाने के लिए किस उपकरण को त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित किया जाता है? स्टेथोस्कोप नहीं है, ईईजी नहीं है, ईसीजी नहीं है, पेसमेकर है, ठीक है। ईईजी जो है वो ब्रेन के लिए टेस्ट है और ईसीजी जो है हृदय के लिए टेस्ट है। लेकिन यहाँ उपकरण पूछ रहा है तो वैसे तो प्राकृतिक पेसमेकर होता ही है हृदय में, लेकिन अगर वो अच्छे से फंक्शनल ना करे, वर्क ना करे तो कृत्रिम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं डॉक्टर। तो हृदय के दाहिनी अलिंद यानी राइट एट्रियम में प्राकृतिक पेसमेकर स्थित होता है। जब यह शरीर सही से काम नहीं करता तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है जो हल्के विद्युत स्पंदन यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजकर हृदय गति को नियंत्रित रखता है।
इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। 42वें नंबर का प्रश्न है, माता का रक्त समूह O और पिता का AB होने पर बच्चों में कौन से रक्त समूह संभव हैं? यदि माता O ब्लड ग्रुप वाली और पिता AB ब्लड ग्रुप वाला, तो जो रक्त समूह इनमें संभव हैं वो A और B हैं। ठीक है, केवल O और AB गलत, AB और O सभी गलत, केवल O गलत। ठीक है, A या B। तो माता का ब्लड ग्रुप है और पिता का ब्लड ग्रुप है AB होने पर जो बच्चे होंगे केवल A ब्लड ग्रुप वाले या O ब्लड ग्रुप वाले ही होंगे। इस स्थिति में बच्चों का रक्त समूह ना तो AB हो सकता है और ना O हो सकता है। DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है यानी द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ग्रेगर जॉन मंडल ने मटर पर प्रयोग किए थे, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु कोशिका की खोज और वॉटसन एवं क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो वॉटसन और क्रिक, पूरा नाम है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में DNA की दोहरी सर्पिलाकार संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, जिसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको। पॉलिश किए हुए चावल यानी जो पॉलिश्ड राइस हैं उनका अत्यधिक सेवन करने से कौन सा रोग होने का खतरा रहता है? बेरी। चावल या धान के बाहरी छिलके में विटामिन B1 यानी थायमिन इसका रासायनिक नाम है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो यह विटामिन नष्ट हो जाते हैं। थायमिन की कमी से तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करने वाला बेरी रोग हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता या मैग्नीशियम? आयरन, लोहा। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है एक क्या है? एक प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है, जिसमें लौह युक्त वर्णक हीम होता है। लौह परमाणु ऑक्सीजन के साथ अस्थायी रूप से जुड़कर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। तो हीमोग्लोबिन ABCD बनाकर भी प्रश्न बन सकता है, क्या है? एक प्रोटीन है। हमारे गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? यानी फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है? वो है किडनी की नेफ्रॉन। प्रत्येक मानव गुर्दे में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन रक्त से अपशिष्ट पदार्थों यानी यूरिया आदि को छानकर यूरिन का निर्माण करते हैं। प्रथम प्रतिजैविक जो पहला एंटीबायोटिक है उसका नाम था पेनिसिलिन। इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आप बताइए किस सूक्ष्म जीव से की थी? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से? ठीक है, यहाँ ऊपर से ही प्रश्न बन जाता है, किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ये प्राप्त होता है फंगस से, फफूंद से। ठीक है, उसका नाम भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंद यानी फंगस अपने आसपास स्टेफिलोकोकस जीवाणु की वृद्धि को रोक रही है। इसी से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम याद रखिएगा। 48वें नंबर का प्रश्न है, डेंगू बुखार फैलाने वाला जो डेंगू वायरस है किस मच्छर के काटने से संचारित होता है? मलेरिया तो होता है मादा एनाफिलीज से, तो इसको हटा दीजिए। और डेंगू होता है एंडीज से, एंडीज एजिप्टी मच्छर। डी है इसका आंसर। डेंगू वायरस एक फ्लेवी वायरस है जिसका वाहक जो है वो है एंडीज एजिप्टी मच्छर। यह मच्छर दिन के समय में काटता है और साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाइए। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है जिससे व्यक्ति शरीर का संतुलन नहीं बना पाता? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या थैलेमस? ना तो थैलेमस है, ना मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ना सेरिब्रम है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। तो सेरिबेलम
मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित होता है और यह ऐच्छिक मांसपेशियों के समन्वय और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अल्कोहल, यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो सेरिबेलम के काम में बाधा आएगी। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न काफ़ी इजी लग रहे होंगे क्योंकि बार बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, लेकिन कवर तो अपने को करना है ना। ठीक है, इन्हीं में से एक दो स्टेटमेंट बढ़ा के एग्जाम्स में पूछ लेगा थोड़े टफ करके। माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर उच्च ऊर्जा वाले एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनते हैं, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 50 प्रश्न हो गए। ठीक है, साइंस के 1 से लेकर, जिसमें 30 हमने कल के टेस्ट में किए और 20 आज के टेस्ट में। इनका अगर आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियोस से प्रैक्टिस करते रहिएगा, बोल सुनकर लंबे समय तक याद रहता है। यह सीरीज़ बहुत हेल्प करेगी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में, या लोअर पीसीएस जो होगा, या किसी भी स्टेट के पीसीएस में। धन्यवाद।